जय हिंद दोस्तों, CAPF 2020 के साइंस क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है, यानी नीचे की ओर गिर रहा है फ्रीली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो कौन सी बात सही है। पहला कह रहे हैं जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है जीरो वेलोसिटी। दूसरा कह रहे हैं जीरो एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन नहीं है वेलोसिटी के साथ। तीसरा कह रहे हैं जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है कि जीरो वेलोसिटी का मतलब है कि जीरो एक्सेलरेशन को दिखाएगा उस पॉइंट में। और चौथा कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट होता है। इसका सही आंसर है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। फ्री फॉल के केस में आप देख सकते हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस केस में एक्सेलरेशन भी जीरो आता है, क्योंकि F इक्वल टू ma होता है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाय मास। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या इसे और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, वो मैंने पूरा प्रोसेस और मैकेनिज्म लिख दिया है, ये हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल्ड वे में। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेम क्वेश्चन CDS में भी रिपीट कर लिया गया। इसमें इन्होंने पूछा कि जब फ्लोर से किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे की ओर गिराते हैं तो क्या चीज़ यूनिफॉर्म रहती है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है ये यूनिफॉर्म होता है, यानी एक समान होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया है, बेसिक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम सोर्स से प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है। देखिए, अगर कोई मैग्नेटिक लाइन्स है, ठीक है, और अगर जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो सेम सोर्स से प्रोड्यूस हो रही तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसा इसलिए कि अगर वो इंटरसेक्ट कर दी, इसका मतलब है कि दो डायरेक्शन हो गई एक ही फील्ड की, जबकि एक फील्ड की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। एक सेम फील्ड दो दिशा में कैसे जा सकती है, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो इस कारण से जो दो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्या मैकेनिज्म है पूरा समझ लेते हैं। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो देखिए ये है हमारे पास बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट में आप देखो ध्यान से, तो ये जो इसके फील्ड लाइन्स है उसे दिखाया गया है। ये आपने पढ़ा होगा, बोर्ड्स में बहुत पूछते हैं। पहली चीज आपको ये समझनी कि ये जो फील्ड लाइन से नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाकर मर्ज होती हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि कभी भी दो फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसका रीजन मैंने बता दिया। इट वुड मीन दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन। समझ गए ना, जब जहां पे इंटरसेक्ट अगर कर दी ये दो लाइंस और वहां अगर आपने कंपास रखा तो वो दो डायरेक्शन दिखाएगी, जबकि एक बार में एक फील्ड लाइन एक ही जगह पे जा सकती है ना। तो इस कारण से जो है वो दो फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। सारा कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया है साथ के साथ। फ्लेमिंग के रूल के बारे में इन्होंने पूछा। तो देखिए, फ्लेमिंग के ना दो रूल हैं, एक बाएं हाथ वाला लेफ्ट हैंड, दूसरा राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या है फ्लेमिंग का, वो पहले समझते हैं। आसान है बट पूछते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम में। तो अगर मैग्नेटिक अगर आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करो तो इसमें तीन बातें आपको समझनी है, बेसिकली तीन उंगलियां समझनी है। पहला है थंब, ठीक है, दूसरा है फोर फिंगर और तीसरा है मिडिल फिंगर। डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फाउंड दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। मतलब ये है कि ये जो फील्ड है और ये जो करंट है ये आपस में परपेंडिकुलर है। ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं समझा दूं कि जो करंट की दिशा होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। अगर करंट फ्लो ये है तो फील्ड की डायरेक्शन ये है, उसके 90 डिग्री में है। ठीक है, ये बात आपको पहले समझनी है। दूसरी चीज ये कि अगर आप ये दो फिंगर्स को समझ गए तो तीसरा भी आसान है। तीसरा ये है कि अगर जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो सेकंड फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन है, तो जो थंब है वो दिखाएगा फोर्स को। किसे दिखाएगा, फोर्स को, या आप कह सकते हो मोशन की डायरेक्शन को। ठीक है, तो जो कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है ना उस फोर्स की दिशा को कौन सा दिखाएगा, फिंगर, थंब दिखाएगा। तो थंब वाला ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे मोटर हो गए, जनरेटर हो गए, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन। ठीक है, अच्छा एक है, अच्छा पहले इसे देख लेते हैं। ठीक है, इसका पहले आंसर देख लेते हैं। तो इसमें पहला सही है, ठीक है, बाकी गलत है। राइट हैंड रूल में ये नहीं है। राइट हैंड रूल क्या है वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है, ये फोर्स की डायरेक्शन देता है, जैसे कि मैंने बताया। कौन सा फिंगर देता है, थंब देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक ऐसा कंडक्टर इसमें करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहा था। ये क्वेश्चन के थ्रू ही कवर करते हैं, एनडीए का ही सवाल है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग
जो 4 फिंगर है वो इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, जो थंब है वो इंडिकेट करता है मोशन ऑफ कंडक्टर को, तो जो मिडिल फिंगर है वो किसे दिखाता है, तो वो इंड्यूस्ड करंट को दिखाता है। इंड्यूस्ड हो चुकी हैं ये करंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंड्यूस्ड करंट को दिखाता है मिडिल फिंगर। तो बस यही 3 फिंगर का खेल है, इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो फ्लेमिंग का दोनों रूल आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इसके एप्लीकेशंस वगैरह पर भी हम बात करेंगे सेपरेट लेक्चर में, बट अभी हम पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं। तो ये दोनों याद रख लीजिएगा, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं अक्सर। तो वो पैटर्न है, जैसा आपने देखा एनडीए में भी पूछते हैं। आप ज्यादा ये गौर करोगे, एनडीए का सीएपीएफ में और सीएपीएफ का ज्यादा सीडीएस में रिपीटेशन हो रहा है, तो आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत लोग सिर्फ सीएपीएफ का पीवाईक्यू करके जाते हैं, नॉट इनफ। अगला देखिए, मोशन के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि सारे पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक होते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए पीरियोडिक जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पीरियोडिक ही होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। इसका मैं प्रॉपर लॉजिक बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। एक तो एसएचएम हमें पढ़ना है, बट उसके पहले हमें पीरियोडिक मोशन पढ़ना है, तो वो काफी लंबा हो जाएगा लेक्चर, सेपरेटली डिस्कस करना बेनिफिशियल है। पुलिस जिस रडार का यूज करती है ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स को पता करने में, ये किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है। देखिए जो साउंड है ना, या जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो उस ऑब्जेक्ट के बीच मोशन होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट उस सोर्स का साउंड है, यानी वहां से साउंड है, किसी तरह की साउंड आ रही है और वो मूव कर रहा है, तो उस केस में वेव किस तरीके से बदलता है, तो उसी को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। साइंटिस्ट है डॉपलर, उनके नाम पे है। डॉपलर इफेक्ट क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में जो बदलाव आया, वेव्स के फ्रीक्वेंसी में जो बदलाव आया और मोशन के कारण आया, क्योंकि गति हो रही थी, इस कारण से वेव की फ्रीक्वेंसी बदल गई। यही जो रिलेशन है इसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, दैट्स इट। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन से समझाऊंगा तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। जो बैट्स होते हैं, जिसे चमगादड़ कहते हैं, ये जो बैट्स होते हैं ये अपने प्रे का, यानी इनके जो शिकार होते हैं उसके लिए वो डॉपलर इफेक्ट का एग्जाम्पल अच्छा है, क्योंकि जो बैट्स है वो अपने फ्लाइट को नेविगेट करते हैं इकोज के थ्रू। इको मतलब प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का मतलब क्या है, जब कोई साउंड भेजी गई वो वापस टकरा कर आई बैट्स तक, ठीक है। तो ये इको का यूज करते हैं, और जब ये प्रे को चेज करते हैं उनके ब्रेन में क्या होता है कि एक वो पिच में बदलाव देखते हैं कि अरे अब तो साउंड का पिच बदल रहा है, और ये जो पिच बदलता है वो किस कारण से होता है, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, समझ गए ना। मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है, मोशन के कारण क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है, किसकी, वेव की, साउंड वेव की ऑब्वियसली। तो इससे ये पता लगा लेते हैं बैट्स, और इसके बाद फिर वो अपने टारगेट को हिट करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बैट्स अपनी स्पीड को भी एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये डॉपलर इफेक्ट है। इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे बोला जाता है कि सोल्जर्स को एक साथ कदम नहीं रखना है किसी रिस्की पुल्स में, या ऐसी भी कई जगहों में, तो इसका रीजन वही है, क्योंकि एक साथ है तो वो फिर फोर्स उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। वो मैं समझाऊंगा डेप्थ में, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट आपको ये ध्यान रखना है अलग से। ये तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ है तो, कि ओवर स्पीडिंग व्हीकल है, यानी एक तो रिलेशन है साउंड का और दूसरा रिलेशन है मोशन का, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पूछ रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो ये भी एनसीईआरटी लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, आपको पता होगा। न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि हर एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये तो पहली चीज है। अब इसमें कुछ कुछ कंडीशन है जो हमें समझना है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये क्या समझाना चाहता है, जो टर्म एक्शन और रिएक्शन है ये फोर्स को दिखा रहा है। अगर किसी चीज के लिए आप फोर्स लगाओगे तो उसके अपोजिट ही उतनी फोर्स लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, बट उसकी इंटेंसिटी, उसका जो फोर्स होगा वो सेम होगा। फोर्स हमेशा पेयर्स में अकर करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूटन के थर्ड लॉ से ही ये बात समझी जा रही है कि फोर्स हमेशा पेयर्स में अकर करता है। फोर्स अगर ए बॉडी पे आप लगा रहे हो, और इसके अकॉर्डिंग ये बी में फोर्स लग रहा है ए के द्वारा, तो ये ऑपोजिट लगेगा बी के द्वारा ए में भी, और वो इक्वल होगा और जो ऑपोजिट होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो ये पहला एप्लीकेशन है, ये आपको अच्छे समझना इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इंप्लाइड इन द थर्ड लॉ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो फोर्स ए और बी में लग रहा है, द फोर्स ऑन ए बाय बी, बी के द्वारा जो ए में फोर्स लग रहा है, एंड द फोर्स ऑन बी बाय ए, यानी बी जो ए पे फोर्स लगा रहा है वो सेम इंस्टेंट पे लगा रहा है।
ये क्या कहना चाह रहे हैं उसे मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई दीवार है और कोई पर्सन ने हिट किया अपने हैंड से इस दीवार पे, तो इस केस में क्या होगा, हैंड से फोर्स लगा दीवार पे और इसी के ऑपोजिट एक रिएक्शन हुई और उसके कारण भी आप कह सकते हो फोर्स इंप्लाइड हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन से। तो ये जो इंप्लीकेशन हुआ इनके बीच कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जो फोर्स लगा वो सेम इंस्टेंट पे लगा। ऐसा नहीं हुआ कि ये फोर्स गया फिर वापस से प्रोसेस हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, सेम इंस्टेंट पे लगा। तो इसी को बोलते हैं कि कोई कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है। समझ गए ना इसका मतलब। इसी तरीके से और भी चीजें हम डिडक्ट कर सकते हैं, जैसे जो एक्शन और रिएक्शन होंगे ये एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन द सेम बॉडी। ये भी बहुत आसान है समझना। आखिर जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसके लिए दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट तो है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि सेम बॉडी पे नहीं लग रहा है, ये तो एक तो ऑब्जेक्ट ए का, हाँ ये भी समझ लीजिए एफ ए बी लिखा है, इसका मतलब है कि बी ए पे फोर्स लगा रही है, और एफ बी ए लिखा है दैट मीन्स ए पे फोर्स लग रहा है बी के द्वारा, फोर्स ऑन बी बाय, सॉरी ए बी पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, और यहाँ पे बी ए पे फोर्स लगा रही है। तो ये दोनों इक्वल हैं, बट डायरेक्शन चूंकि उल्टा है इसलिए हम नेगेटिव का साइन दे रहे हैं। वेक्टर में आपको पता होगा जब डायरेक्शन बदल जाती है तो उस केस में नेगेटिव लगाते हैं, तो इस कारण से ये बनता है, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके साथ ही जब हम पूरे न्यूटन के सभी लॉ को समझेंगे तब इन चीज़ों को रिकॉल करेंगे। तो इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये नॉट है, तो फोर्स नॉट अकर्स इन सिंगली इन नेचर। तो हमें पता है कि फोर्स कभी भी सिंगली नहीं होता है, इसके लिए दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि हमने देखा ये पेयर में अकर करता है, ठीक है, पेयर। तो ये पहला गलत है, अच्छा सॉरी पहला सही है क्योंकि नेवर कह दिया गया है। दूसरा देखते हैं, व्हेन द अर्थ पुल्स अ स्टोन डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी द स्टोन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अर्थ। ये तो बेसिक बात है, स्टोन नीचे की ओर आ रही है ग्रेविटी के द्वारा तो स्टोन भी तो फोर्स लगाएगी अर्थ पे। तो पहला दूसरा सही है। देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन इंप्लाइड इन थर्ड लॉ, बट हमने देखा कि इसमें कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है, ये एक ही इंस्टेंट पे होती है। तो तीसरा गलत है और हमसे गलत पूछा गया है। चौथा कह रहा है नो कॉज इफेक्ट, हाँ ये सही है। अच्छा ये क्वेश्चन आसान कैसे हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे ना आपके लिए आधा काम आसान हो गया। आप खुद बताओ, यहाँ पे एक में कह रहे हैं कि कॉज इफेक्ट रिलेशन है, दूसरा में कह रहे हैं कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है मान लीजिए, उस केस में भी आप इसमें से दोनों में से एक ही टिक करना, क्योंकि या तो ये सही होगा या तो ये, दोनों आपस में अपोजिट है, दोनों तो एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डिड्यूस करना, ये चीजें भी बहुत काम आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के केस में। खैर अब हम आगे बात करते हैं। मैग्नीशियम का यूज किसके लिए होता है? तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आए हैं जो लूसेंट वगैरह बुक में कवर्ड होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल की इस पर्टिकुलर चीज का यूज क्या है, ठीक है, या एप्लीकेशन क्या है। तो उसमें से मैग्नीशियम है, तो ये फायर वर्क में यूज होता है ब्राइट व्हाइट लाइट के लिए। ये 11th केमिस्ट्री में है, ठीक है। उन हायर क्लासेस में जब आप देखोगे तो उसमें कवर्ड है, बट हम 9th-10th के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं। कुछ चीजों के लिए हमें 11th-12th जाना है, वो मैं आपको यहीं पे कवर कर दूंगा साथ के साथ। पेंट में क्या नहीं होता है? तो देखिए टर्पेंटाइनॉल होता है, इसे हम थिनर कहते हैं, एंटी स्किनिंग एजेंट होता है, और पिगमेंट होता है जो कलर देता है उसे, वर्णक जिसे कहते हैं। एक्सेलरेटर नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर इसका सी है। एल्केलाइन अर्थ मेटल के बारे में ये पूछ रहे हैं, तो देखिए एल्केलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में आपको पता होगा, थोड़ा मैं समझा देता हूं ब्रीफ। तो जो पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। आई होप आप ग्रुप और पीरियड का मतलब समझते हैं। देखिए ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का मतलब होता है ये और पीरियड का मतलब होता है ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखिए ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है इसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। जो अप से डाउन जाएगा ना वो ग्रुप होगा, जो कि 18 होता है, ठीक है। और जो पीरियड होते हैं वो लेफ्ट से राइट के लिए जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं, या आप इसे कह सकते हो कि एक वर्टिकल मूवमेंट को दिखा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं। पहली चीज, इसमें जो ग्रुप वन है उसे हम कहते हैं एल्केली मेटल, और जो ग्रुप 2 है इसे हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो अभी हमें समझना है किसके अकॉर्डिंग, एल्कलाइन अर्थ मेटल के अकॉर्डिंग, यानी हम ग्रुप 2 की बात करेंगे, ठीक है। ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 आपको याद होगा, ठीक है, काफी फनी सी ट्रिक है।
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये तो खैर अभी हम इस पर देखेंगे जब पीरियोडिक टेबल कवर करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए इसमें क्या कह रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि जो स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम साल्ट, ये रेड फ्लेम के साथ जलता है। दूसरा कह रहा है बेरियम मेटल का यूज होता है मेडिसिन में, जिससे एलिमेंट्री कैनाल ऑब्जर्व होता है, एग्जामिन किया जाता है। तीसरा कह रहे हैं ग्रीन प्लांट में मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, जिसके इस्तेमाल से वो क्लोरोफिल बनाते हैं, और क्लोरोफिल का ये हमें पता है एप्लीकेशन की, उससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। चौथा कह रहे हैं जो रेड कलर होता है रूबी का, ये इसमें बेरिलियम प्रेजेंट होता है इस कारण से। अब देखिए, बीइंग अ केमिस्ट्री फैकल्टी आई हैव टॉट केमिस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 years फॉर 11-12 स्टूडेंट्स। तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि मुझे इसमें डेप्थ में जाना रहता है, बट हमारे पास लिमिटेशंस भी है, क्योंकि ये जो एग्जाम है इसके अकॉर्डिंग आपको बेसिक साइंसेस प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, स्टिल हम कवर करते हैं इस चीज़ को। ये आप देखोगे तो ये 11th केमिस्ट्री में बेसिकली, 9th-10th में आपको नहीं मिलेगा डायरेक्ट। देखिए क्या बताया गया है कि जो रूबी है और जो सेफायर है, इसमें क्रोमियम और कोबाल्ट होता है इम्प्योरिटी के रूप में। ठीक है, तो रूबी में क्या है, क्रोमियम, और सेफायर में क्या है, कोबाल्ट। तो ये जो रूबी है इनमें बेरिलियम कह दिया गया है, तो हमसे पूछा गया था गलत। ठीक है, गलत पूछा गया था, तो कौन सा गलत है, डी गलत है। यहाँ पे बेरिलियम नहीं है, बल्कि क्या है, बेरिलियम की जगह पे ये देखिए रूबी के साथ क्रोमियम है। बाकी सही है, तो बाकी के ये ऑप्शन के बेस पे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा गया पास्ट ईयर में कि ऑप्शन के बेस पे ही क्वेश्चन बना लिया गया। तो ये आपको अच्छे से समझना है कि ये बिल्कुल सही है, स्ट्रोंशियम रेड फ्लेम के साथ जलता है। बेरियम का जब इन्होंने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल के लिए यूज होता है एक्सरे में, तो ये सही बात है। तीसरा कह रहे हैं ग्रीन प्लांट, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, और ये मैग्नीशियम की ज़रूरत है प्लांट्स को। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एप्लीकेशन बेस्ड मैंने कहा ना क्वेश्चन बहुत है। रेड लाइट का पूछा जा रहा है कि रेड लाइट के साथ जलती हैं जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, और ये स्टेट पीसीएस का फेवरेट है। लूजेंट वगैरह हर बुक में, एनसीईआरटी में भी है, बट डायरेक्ट आप देखोगे तो हायर क्लासेस में जाना पड़ेगा। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे नियोन के साथ, तो उस केस में क्या होगा, एक रेड लाइट के साथ वो जलेगी। ठीक है, गैस प्रोड्यूस होगी, इस कारण से इसका यूज होता है काफ़ी ज़्यादा लाइट्स वगैरह में, सजावट वगैरह में। ठीक है, तो आंसर क्या है, डी, नियोन बल्ब्स आपने सुना होगा। किस मेथड का यूज करते हैं वाटर के परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए, तो ये आयन एक्सचेंज मेथड होती है बेसिकली। बॉइलिंग वगैरह नहीं है, लाइम ट्रीटमेंट नहीं बोलते हैं इसे, बबलिंग वगैरह नहीं है, इसका सही आंसर है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज क्या है, तो ये परमानेंट हार्डनेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इससे एसोसिएटेड जितने भी टॉपिक हैं, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर है और भी कई सारे चीजें हैं, वो सब साथ में कवर करना बेटर रहेगा। 2-3 क्वेश्चन के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, आयन एक्सचेंज से परमानेंट हार्डनेस को हम हटाते हैं। फोटोकेमिकल स्मोग, स्मोग क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग इज कॉल्ड स्मोग। जो फॉग है, जो धुंध है, उसमें जब स्मोक आ जाता है तो स्मोक कहलाता है। तो ये फोटोकेमिकल स्मोक का क्या कंपोनेंट नहीं है। फोटोकेमिकल क्या है, देखिए फोटो का मतलब लाइट होता है, और लाइट से ये रिएक्शन करके फोटोकेमिकल स्मोक बना लेते हैं। उसमें ओजोन होता है, पेरोक्सा एसिटाइल नाइट्रेट होता है, और नाइट्रिक एसिड होता है, बट पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। ये क्वेश्चन टफ है, बट पीवाईक्यू है, इसलिए मैं कहता हूँ। ये देखिए आप, सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है। सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि फोटोकेमिकल स्मोग एक रिजल्टेंट है किसके बीच रिएक्शन का, तो जब NO2 O3 मतलब आपको पता होगा ओजोन और पेरोक्सो एसिटाइल नाइट्रेट जब रिएक्ट करती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, जैसा कि मैंने बताया फोटो का मतलब लाइट होता है, तो उस केस में क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मोग बनता है। समझ गए ना। तो ये फोटोकेमिकल स्मोग में क्या क्या होता है, ओजोन होता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, और नाइट्रिक एसिड होता है, बट पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट इंड्यूस्ड पीवाईक्यू है। ठीक है, तो ये किस तरीके से डिराइव्ड हुआ है इंड्यूस्ड पीवाईक्यू, जिसे मैंने कहा वो इस कारण से है क्योंकि जब हम पीवाईक्यूज एनालाइज करते हैं तो सिविल सर्विसेज के साइंस सेक्शन भी हमें कवर करने पड़ेंगे, बेसिक वाले, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सी है। नेक्स्ट देखिए, यूकैरियोटिक क्रोमेटिन किस चीज का कंपोज होता है, तो ये हमने लेक्चर में डिस्कस किया है पीवाईक्यू में ही कि क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन का होता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, बी। किस फाइलम के साथ आप बोल सकते हो कि एक एनिमल को हम रख सकते हैं जो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्राइप्लोब्लास्टिक है, और इसमें ट्रू इंटरनल केविटी देखने को मिलती है, जिसे हम कोइलम कह रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम समझ लेते हैं डिटेल्ड वे में। देखिए फाइलम निडेरिया भी समझ लेते हैं, और इसके साथ ही फाइलम टेनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थस, ये हम बेसिक कवर कर लेते हैं।
देखिए ये जो कोलेंटेटा है जिसे हम निडेरिया कह रहे हैं, ठीक है, ये निडर है ये याद करने के लिए मैं बताता हूँ। बेसिकली ये इक्वेटिक है, पहली चीज आपको ये समझनी है। और दूसरा ये फ्री स्विमिंग है, यानी ये अपने वे में स्विम कर सकते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। और ये जो कुछ जीव हैं, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, वो सिंपली पूछेंगे कि कौन सा जीव निडेरिया से बिलोंग करता है, दैट्स इट, ठीक है। तो कौन सा फाइलम के जीव हैं इसमें से, तो एक तो मेड्यूसा है, ठीक है, ये है मेड्यूसा, और दूसरा ये कह रहे हैं पॉलिप, ठीक है, कोरल पॉलिप जिसकी हम बात करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं कोरल वाला, बहुत बार पूछते हैं, तो वहां गलत आपको नहीं टिक करना है, निडेरिया, ठीक है, याद रखिएगा ये, या कोलेंटेटा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, हमें अभी यहाँ पे, हाँ ये एग्जाम्पल मैंने कहा, ठीक है, तो ये आपको देख लेना एक बार, इसमें से वही इंपॉर्टेंट है, कोरल वाला ज़्यादा, पॉलिप वाला। अब ये टेनोफोरा वाला देख लीजिए, सी वालनट है, ठीक है, कॉम जेलीज हैं, ये बेसिकली टेनोफोर्स में देखने को मिलते हैं, ये इमेजेस हैं। प्लेटीहेलमिंथस, ये आपको पता होगा, ये जो प्लेटीहेलमिंथस है ये टेप वर्म है और लीवर फ्लूक, इनके दो एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। टेप वर्म को टेनिया और लीवर फ्लूक को फेसियोला कहते हैं। ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये फ्लैटेंड है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस कारण से इसे फ्लैट वर्म कहते हैं, तो ये तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लेटिहेलमिंथस को क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म कहते हैं। ये एंडो पैरासाइट्स हैं, और ये ह्यूमन बींग के अंदर, अभी हम पढ़ते हैं इसको इसके आगे, कि ये ह्यूक्स और सकर जो होते हैं ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं होस्ट से डायरेक्टली उनके बॉडी सरफेस से, ठीक है। इसमें जो सेक्सेस होते हैं इनके, वो सेपरेट नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट लार्वल स्टेजेस में देखने को मिलता है, जिसमें से ये सबसे कुख्यात है टेप वर्म, टेप वर्म सबसे कुख्यात है, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल हमें इसमें क्या समझना है, हाँ तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्राइपलोब्लास्टिक है, और ये बिना कोइलम के हैं, ठीक है, विदाउट अ ट्रू इंटरनल कैविटी, तो ये आंसर है इसका, प्लेटीहेलमिंथस। अगला देखिए, ह्यूमन बीइंग में जब रेस्पिरेशन होता है तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एल्वेओली में होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये भी इमेज है मेरे पास, हाँ ये देखिए, ये है एल्वेओली, ये जो देख रहे हो ना, ये वाले, ये है एल्वेओली, ठीक है, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन तो बहुत आए रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बेस्ड, ठीक है, तो आंसर इसका क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन बॉडी में जो हार्मोन्स ब्लड में सिक्रीट होते हैं और हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, तो इसमें तो एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। एड्रेनालिन हार्मोन के बारे में आपने सुना होगा कि जब भी घबराहट होती है या हार्ट बीट वगैरह कंट्रोल करने की बात आती है तो एड्रेनालिन हार्मोन देखने को मिलता है, इसलिए इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, क्योंकि ये सबसे इमरजेंसी केसेस में काम आता है, ठीक है। तो एनडीए का भी ये पीवाईक्यू है, और आप देखिए रिपीटेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, पहले भी बहुत बार पूछा गया है, बाकी आपको पता होगा। और ये हार्मोन तो बेसिक है, हम कवर भी कर लेंगे। ह्यूमन बीइंग में सर्टेन केमिकल जो है, जो साइनेप, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहे हैं कि कुछ केमिकल्स जो साइनेप्स को क्रॉस करते हैं बिटवीन नर्व सेल्स, वो कहाँ से रिलीज होते हैं, तो जो नर्व सेल्स की एंडिंग होती है, ठीक है, उन्हीं से ये रिलीज होते हैं सर्टेन केमिकल्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सब करके आते हैं, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। प्लेटलेट्स का मेजर जो यूज है वो यही है, ब्लड्स की क्लोटिंग में, रक्त के थक के जमाने में। एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन का सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इसका मतलब इनका क्या सेम है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये होता है लैम्ब्डा इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मोमेंटम। तो इस केस में क्या होगा, इनका मोमेंटम सेम है, क्योंकि आप देखिए जब वेवलेंथ और प्लैंक्स कांस्टेंट सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कह दिया गया सेम है फोटोन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा, और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि इनका लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ये पी कांस्टेंट बन जाएगा उस केस में, ठीक है, तो वो सेम हो जाएगा। ऑयल और वाटर मिक्स नहीं करते हैं, किस प्रॉपर्टी के कारण, तो ये सरफेस टेंशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। सरफेस टेंशन बेसिकली इसे हम ऐसे भी समझते हैं कि जो बारिश की बूंद है वो गोल क्यों है, क्योंकि कोई भी लिक्विड बिल्कुल मिनिमम एरिया लेना चाहती है, ठीक है, और इस मिनिमम एरिया के कारण हम देखते हैं कि ऑयल और वाटर भी मिक्सअप नहीं करती, पानी की बूंदें भी गोल होती है, और भी कई सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण होता है।
ट्रिपल पॉइंट में कौन कौन से सब्सटेंस को एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, वेपर फेज। तो ये बीपीएससी में ही पूछा इन्होंने और बार बार रिपीट किया जा रहा है। देखिए ट्रिपल पॉइंट क्या होता है इसे हम समझते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट बहुत सिंपल है, इसमें एक ही सब्सटेंस लिक्विड, सॉलिड और वेपर फेज में को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन डी है। इसका पूरा वो ग्राफ है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर चीजें समझनी है ट्रिपल पॉइंट वाले कंसेप्ट में। फिलहाल ये देखिएगा, हाँ सरफेस टेंशन की जब मैंने बात करी तो उसके बेस्ड पीवाईक्यूज भी हम कवर करेंगे यहीं पे। अ थिन पिन ऑफ आयरन कैन बी मेड टू फ्लोट ऑन वाटर इन अ बोल, दिस फेनोमिना इज ड्यू टू द। हमें पता है कि जब ड्रिंकिंग या कोई भी वाटर है, ठीक है, उसमें एक पतला आयरन फ्लोट करता है, तो ये किसके कारण होता है? अगेन वाटर की सरफेस टेंशन के कारण। जो लीव्स होती हैं लोटस और वाटर लिली की, वो इजीली वेट नहीं होती हैं, गीली नहीं होती हैं, क्योंकि इनकी जो पत्तियां हैं इनमें जो सरफेस है वो अनइवन है माइक्रोस्केलिक लेवल पे, और इस कारण से वाटर जो इनके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाती हैं बिकॉज ऑफ हाई सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट सरफेस टेंशन से लिंक्ड है। पीवाईक्यूज करने के बाद और भी क्लैरिटी आपको मिली होगी। लेटेंट हीट कोरस्पोंड्स टू द चेंज इन हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली। ऐसा क्यों? देखिए पहले लेटेंट हीट समझते हैं। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा। क्या होता है? गुप्त ऊष्मा। और ये क्या दिखाता है? बेसिकली लेटेंट हीट, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज वाटर है, ठीक है, अब वाटर अपना फेज बदल रही है। लेट सपोज ये लिक्विड है और इसे जाना है अब गर्म होकर वेपर में। तो इस केस में क्या होता है, जब ये वेपर में कन्वर्ट हो रही होती हैं उस टाइम पे टेम्परेचर का मीटर नहीं बढ़ता है, और उस टाइम पे हीट तो मिल रही है बट टेम्परेचर का मीटर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो लेटेंट हीट है और वो जो एनर्जी है वो उसे कन्वर्ट करने में लग रही है। किसे कन्वर्ट करने में? वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने में। ठीक है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, पहला कंसेप्ट। दूसरा इसमें और भी हम समझ सकते हैं, अगर कोई आइस है, ठीक है, आइस है, अब आइस को आप गर्म कर रहे हो, तो गर्म कर रहे हो, ये गर्म हो रही है, राइट, बट एक टेम्परेचर ऐसा आएगा 0 डिग्री वाला जिसके बाद अब इसे लिक्विड में जाना है। उस केस में आप जब भी इसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कुछ समय तक नहीं बढ़ेगी अनटिल एंड अनलेस ये लिक्विड ना बन जाए। ठीक है, तो वो हीट कहाँ जा रही है? वो हीट आपकी लेटेंट हीट है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा इसे कहते हैं। तो ये लेटेंट क्यों हो गई? क्योंकि इसे फेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड से। तो वहीं पे ये हीट जा रही है और इस कारण से हम लेटेंट हीट कहते हैं। और ये तो ऑब्वियसली टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। कांस्टेंट टेम्परेचर में जब हीट में बदलाव आ रहा है, अभी मैंने क्या कहा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गई है, रुक गई है टेम्परेचर, बट बदलाव आ रहा है। ठीक है, किसमें चेंज आ रहा है? उनके स्टेट में। स्टेट का मतलब अवस्था में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? पहला कह रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इन्होंने एक्सप्लेन करा इसलिए। दूसरा कह रहे हैं हर मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें इस इफेक्ट को नहीं देखा जा सकता है। अगला कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी में V इज ग्रेटर देन V नॉट, उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की डज नॉट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और चौथा कह रहे हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इजेक्ट किया होता है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो देखिए क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसे समझ लेते हैं ब्रीफ में। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेटल, अगर ये मेटल है, मेटल के केस में जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी की रेज आती हैं उस केस में इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, उस केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं। बट हाँ, ये हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट है, उसे भी हम समझेंगे। बियॉन्ड उसके नहीं होगा ये ऑब्जर्वेशन, बियॉन्ड उसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए यही प्रोसेस कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने डिस्कवरी करी इसकी तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए। हर मेटल में देखिए इन्होंने क्या कहा, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे मैंने बताया ना कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम है तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो मेटल में जब टकरा रही हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसीज की हैं। अगला कह रहा है जब फ्रीक्वेंसी V ज्यादा है V नोट से तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी भी, तो ये बात गलत है। ठीक है, ये चीजें एसोसिएटेड है बट ये उल्टा कह दिया गया। अगला देखिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ये प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ लाइट आएगी या फिर जितनी ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों ही केसेस में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसी के प्रोपोर्शनल दिखेंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये तीनों सही है और सी जो है वो गलत है। क्लोरीन का वजन इन्होंने पूछा है, एटॉमिक मास जिसे कहते हैं। तो देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17
और मास होता है 35.5। ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट भी होता है, आपको याद भी होगा। कुछ मेजर वाले आपको ध्यान होंगे, जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, तो 12 का 24 होता है। और भी कुछ है, जैसे एल्युमिनियम का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। तो इस तरीके से आपको 20 तक ध्यान होने चाहिए, जरूरी है। जनरली ये पैटर्न देखा गया कि जो ओड वाले हैं उनमें +1 रहता है या कई बार 1.5। जैसे क्लोरीन के केस में आप देखो 35 भी इन्होंने ऑप्शन में दिया है, तो 17 दूनी 34 करके आप 1 ऐड करोगे तो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है ना कि कैलकुलेशन बेस्ड। तो ऐसे लॉजिक नहीं लगाने, हमें मेजर वाले याद रखने हैं, तो फिर गलतियां हो सकती हैं। वैसे ये जब भी आप कैलकुलेट करते हो क्लोरीन, तो उसका बार बार यूज आता है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा नहीं है? अगेन 11th, बहुत सारे 11th केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों, बट कभी कभी रहते हैं इस तरीके से। तो उस केस में कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग अरेंज होती है, बाकी सेक्शन उसे इक्वल कर देते हैं। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? इनमें फ्यूरान है, थायोपीन है और पायरिडीन है, ठीक है, ये 3 है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ट्राइपोलोन नहीं है, बाकी फ्यूरान है, थायोपीन है और पायरिडीन है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग सिलिकेट? अगेन ये भी बेसिक एनसीईआरटीज में नहीं है, 11th में आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा नेचुरली अकरिंग सिलिकेट नहीं है? देखिए सिलिकेट के बारे में पढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिनमें फेल्सपार हैं, जियोलाइट हैं, माइका वगैरह आपने देखा होगा, ये तो झारखंड वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। इसके साथ ही इवन जो बालू होती हैं, जो सैंड होती हैं, सैंड में भी आप देखोगे तो एक चमकता हुआ पदार्थ दिखता है, वो कुछ नहीं, वो माइका का ही टुकड़ा है, ठीक है, माइका के ही छोटे रूप है। हिंदी में अभ्रक कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में उसके अकॉर्डिंग नाम रहते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सिलिकेट का, क्योंकि सिलिका देखिए जो सैंड होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सिलिका ही होती है, वो इसका फॉर्मूला इन्होंने दिया है, ठीक है, सिलिकेट्स का। ये 4 ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड होती हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, SiO4 है। इसके साथ ही इनका वो दिया है इन्होंने, टेट्राहेड्रॉन, बेसिकली ये सारा ज्योमेट्री शेप वगैरह भी बताते हुए चल रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे समझनी है कि फेल्सपार, जियोलाइट, माइका, एस्बेस्टस, ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन भी आप देखो तो वही इन्होंने पूछा है, कौन सा नहीं है, तो फेल्सपार है, जियोलाइट है, माइका है, बट बॉक्साइट्स में सिलिकेट नहीं है, ठीक है, तो आंसर इसका डी है। ग्लूकोज पायरुवेट में किसमें कन्वर्ट होता है? तो देखिए ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं सेल के, वहीं में से ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये पूरा इसका प्रोसेस है, ठीक है, किस तरीके से एनिमल के ग्लाइकोजन वगैरह में सिंथेसिस होती हैं, और ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से चलता है, डाइजेशन का पार्ट है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल और ओवरी किसमें डेवलप होती है? देखिए ओव्यूल होती है सीड में और ओवरी होती है फ्रूट में। ये हम पढ़ लेते हैं, ये पूरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन प्लांट बेसिक साइंसेज में। ओके, तो दोनों ही पार्ट हम बेसिक देख रहे हैं बस। एक होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहली चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं ना प्लांट के, उनसे ये चीजें ग्रो करती हैं। जैसे आलू, इसमें स्प्राउट आते हैं, अंकुर जिसे कहते हैं, इससे ये पौधा ग्रो करता है, ठीक है। जिंजर, ये देखिए इस तरीके से ग्रो करता है, सारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है। एक होती है बडिंग। बडिंग में क्या होता है? देखिए बडिंग का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले ईस्ट का एग्जाम्पल देखिए, ये जब ईस्ट सेल है, इनमें जब बर्ड आते हैं तो इस तरीके से न्यू बर्ड बनते हैं, और इस तरीके से चेन ऑफ बर्ड आते हैं, और फिर ये न्यू ईस्ट को जन्म देता है इस वे में, ठीक है। तो जो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो हम देख रहे हैं, ये वाली, ये बर्ड कहलाते हैं, ठीक है, बर्ड। ये जो बर्ड है ये ग्रो करते हैं और डिटेच हो जाते हैं पेरेंट सेल से, जैसा कि मैंने बताया, और न्यू ईस्ट सेल बनाते हैं। उसके बाद ये सेल ग्रो करके मेच्योर होते हैं और फिर अगेन यही प्रोसेस चलती रहती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे याद रखें। ईस्ट में क्या होती है? बडिंग होती है। ईस्ट में रिप्रोडक्शन का मोड क्या है? बडिंग। एक है फ्रेगमेंटेशन, ये भी देख लीजिए। फ्रेगमेंटेशन के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा बहुत तेजी के साथ, जिसमें सबसे पहला आएगा स्पोर फॉर्मेशन। तो ये आपने देखा होगा कुछ प्लांट में, कुछ फूल पौधों में क्या होता है? स्पोरेंजियम होता है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे दाने होते हैं, इसे हम स्पोर कह रहे हैं। ये जब स्पोर रिलीज होते हैं, तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, सोरी के रूप में। और ये बहुत ज़्यादा उड़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, ठीक है। तो असेक्सुअल, जिसे परागकण कहते हैं हिंदी में, ये भी अगेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रत्येक जो स्पोर है इनमें एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट भी होते हैं, जो इन्हें बाकी टेम्परेचर और कई बार लो ह्यूमिडिटी और जो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं उनसे बचाते हैं।
अगर फेवरेबल कंडीशन रहा तो ये स्पोर जो है जर्मिनेट कर जाता है और एक न्यू पौधे को जन्म देता है। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा स्पोर फॉर्मेशन के कौन कौन से, पहला मोसेस और दूसरा फर्न्स। अब प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेमेंस। क्या कह रहे हैं? स्टेमेंस। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम कह रहे हैं पिस्टल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और स्टेमेन क्या है? स्टेमेन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर विच कंटेन ईदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमेन, ठीक है, या तो पिस्टल हो या तो फिर स्टेमेन हो, दोनों में से कोई एक हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल। जबकि वैसे फ्लावर्स जिनमें स्टेमेन भी है पिस्टिल भी है तो बायसेक्सुअल कहलाते हैं। अब ये पूछते हैं एग्जाम में, इनका एग्जाम्पल पहले भी पूछा है, बहुत ज्यादा पूछते हैं। कॉर्न, पपाया, क्यूक्यूम्बर जो है यूनिसेक्सुअल है। मस्टर्ड, रोज और पेटूनिया है बायसेक्सुअल। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। दोनों ही मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो सेम प्लांट में प्रेजेंट हो सकते हैं या डिफरेंट प्लांट में भी। एक होता है एंथर। एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, और यहीं से मेल गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। एक पिस्टिल में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये इसके 3 पार्ट होते हैं। ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। और जो फीमेल गेमेट है जिसे हम एग्स कह रहे हैं ये ओव्यूल में बनता है। कहाँ बनता है? ओव्यूल में। ये देखिए ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल जो है वो क्या है? सीड सी डेवलप कर रहे हैं और फ्रूट जो है वो ओवरी में डेवलप कर रहे हैं। इमेज भी देख लेते हैं। हाँ ये देखिए ये है स्टिग्मा, ठीक है, ये है स्टिग्मा और ये वाला पार्ट है स्टाइल, ठीक है, और ये है ओवरी, ये है ओव्यूल, ठीक है, ये ओव्यूल है। और नीचे वाला ये जो बी दिखा रहा है वो पिस्टिल है, ठीक है, ये पूरा ये एंथर है, ठीक है, और ये फिलामेंट इसे कहते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो आंसर इसका क्या ऑप्शन है? नेक्स्ट देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वही सिंपल सा ही हमने पढ़ा है कई बार। जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, एरोबिक टिश्यूज में, जो वाइवियस श्वसन है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए 2 या 2 से ज्यादा ग्रोव जब हम एक ही फील्ड में लगाते हैं अलग अलग रोज में तो वो इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा और इस पे बेस्ड PYQ है। हाँ ये देखिए इंटरक्रॉपिंग CDS में भी पूछा गया। इंटरक्रॉपिंग क्या है? तो जब हम 2 या 2 से ज्यादा फसलें लगाते हैं, जैसे एक फसल हमने किसी के लगाई फिर दूसरी, फिर इस तरीके से ये फिर पहली वाली, फिर ये दूसरी वाली चौथे रो में, तो इस तरीके से रो के आधार पर हम इसे बदलते हैं, तो इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। एक और होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं होना है। इंटरक्रॉपिंग मतलब 2 या 2 से ज्यादा फसल अलग अलग रोज में। जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग में एक ही पीस ऑफ लैंड में 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप साइमल्टेनियसली लगाए जा रहे हैं, ठीक है, साथ के साथ इस तरीके से। तो ये कहलाती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। नाम से ही पता चल रहा है मिक्स करके लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये पूछते हैं एग्जाम में, NDA में भी पूछा गया, CDS में भी, CAPF में भी, सब में पूछा गया। तो ये हमारे होते हैं साइंस के क्वेश्चंस कवर, और जल्द ही मिलते हैं बेसिक लेक्चर्स के साथ। धन्यवाद।